लास्ट क्लास में अपन ने एनियलिंग डिस्कस किया था और उसके बाद अपन ने फुल एनियलिंग की प्रोसेस भी देखी थी कि कैसे फुल एनियलिंग प्रोसेस होती है। आज अपन को देखना है कि प्रोसेस एनियलिंग कैसे होता है। प्रोसेस एनियलिंग में आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये प्रोसेस एनियलिंग ही ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है। जब भी किसी मटेरियल में इंटरनल रेसिडुअल स्ट्रेसेस जनरेट हो जाती हैं तो उसको रिलीज करने के लिए हम प्रोसेस एनियलिंग हीट ट्रीटमेंट यूज करते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ रेसिडुअल स्ट्रेसेस को ही रिलीव करना है तो अपन प्रोसेस एनियलिंग करेंगे। और अगर अपन को इम्प्रूवमेंट, तीनों इम्प्रूवमेंट प्रॉपर्टी चाहिए, जैसे कि ऑल क्रिस्टल इम्परफेक्शन, रिमूवल ऑफ ऑल क्रिस्टल इम्परफेक्शन, इम्प्रूवमेंट इन मशीनबिलिटी एंड रिलीजिंग इंटरनल स्ट्रेसेस और इम्प्रूविंग द डक्टिलिटी, अगर पूरी प्रॉपर्टी ऐसे जो एनियलिंग की प्रॉपर्टी में मिलती हैं वो चाहिए तो उसमें अपन फुल एनियलिंग का यूज करेंगे और स्पेशल पर्पस के लिए अपन प्रोसेस एनियलिंग का यूज करेंगे। देखिए इसमें क्या है, दिस प्रोसेस इज डन बाय हीटिंग द स्टील बिलो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। बिलो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, बिलो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब अब यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया हाइपोयूटेक्टाइड हो और हाइपर यूटेक्टाइड। ये देखिए प्रोसेस एनियलिंग का ये आपको बना हुआ है कहाँ से लेकर कहाँ तक टेम्परेचर रहना चाहिए। ये लो टेम्परेचर लाइन है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन है। ये पूरी लाइन कौन सी है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी है आपकी लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। फिर वो अब प्रोसेस एनियलिंग जो है ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो फिर हाइपो यूटेक्टोइड स्टील हो चाहे हाइपर यूटेक्टोइड स्टील हो, आपको टेम्परेचर कौन सा कितना सेट करना है, बिलो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। जैसे लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर 727 डिग्री सेल्सियस है और अपन को एनियल कौन सी एनियलिंग, प्रोसेस एनियलिंग ही ट्रीटमेंट करनी है तो 727 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे अपन को सेट करना पड़ेगा मटेरियल को, सॉरी फर्नेस को। फिर वो चाहे आपका मटेरियल हाइपोयूटेक्टोइड हो चाहे वो आपका मटेरियल हाइपर यूटेक्टोइड हो। ठीक है, this process is done by heating the steel below lower critical temperature and holding it for some time। मतलब इसमें सम टाइम इसको थोड़ी देर के लिए अपन उसको होल्ड करेंगे, किसमें, फर्नेस में रखेंगे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, स्पेसिफाई यहाँ पे नहीं किया हुआ है कितनी देर। अपन को वो कैसे पता चलेगा, जब अपन लिटरेचर सर्वे करेंगे, अगर किसी मटेरियल को हीट ट्रीटमेंट करेंगे तो उसको पढ़ेंगे तो अपन को उसके बाद आइडिया मिल पाएगा कि कितनी घंटे तक उसको अपन को फर्नेस गर्म करना है फर्नेस में। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया सम टाइम। अब उधर वर्ड यूज क्या किया, सफिशिएंट टाइम, मतलब उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम, यहाँ पे थोड़ा सा कम टाइम भी रखेंगे तो चलेगा। ठीक है ना, holding it for some time and then cooling it gradually in air to make it ready for the next process। अब ये क्यों लिखा हुआ है make it ready for the next process, क्यों, देख अभी बताऊंगा। क्या करना है इसके बाद, कूल करना है ग्रेजुअली इन द एयर, मतलब एयर कूलिंग करनी है। यहाँ पे प्रोसेस एनियलिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में अपन क्या करते हैं, एयर कूलिंग करते हैं, और फुल एनियलिंग में अपन क्या करते हैं, फर्नेस कूलिंग करते हैं। ठीक है, एंड मेक इट रेडी फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस। मतलब क्या है, प्रोसेस एनियलिंग जब अपन करते हैं तो उसको वो एक ही हीट ट्रीटमेंट से काम नहीं होता है, उसको आगे फर्दर दूसरी हीट ट्रीटमेंट करनी पड़ती है मटेरियल में। जैसे मान लो हार्डनेस को इम्प्रूव करना है तो अपन हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करेंगे। तो मेक इट रेडी फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस, तो पहले अपन प्रोसेस एनियलिंग करेंगे फिर अपन हार्डनिंग करेंगे। ठीक है, आया समझ में। तो इसीलिए ये लाइन लिखी हुई है मेक इट रेडी फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस। तो एक ही प्रोसेस से, प्रोसेस एनियलिंग से ही आपका मटेरियल फाइनल प्रोडक्ट तैयार नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव होती हुई नहीं मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पे डक्टिलिटी इंप्रूव होती भी नहीं मिलती है, यहाँ पे सिर्फ इंटरनल स्ट्रेसेस को रिलीज करने के लिए ही ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस की जाती है। इसीलिए अपन को फर्दर नेक्स्ट प्रोसेस करनी पड़ती है फॉर इम्प्रूविंग द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। इसका विनोद कुमार,
स्पीरियोडाइजिंग एनियलिंग हीट ट्रीटमेंट। अब ये स्पीरियोडाइजिंग एनियलिंग हीट ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है? फॉर इंप्रूविंग द मशीनबिलिटी ऑफ द गिवन स्टील। ठीक है, यहाँ पे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्यों की जाती है? फॉर इंप्रूविंग द मशीनबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये चीज मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, दिस प्रोसेस इंप्रूव द मशीनबिलिटी ऑफ द, ये तो ठीक है, पर इसमें देखिए ये चीज लिखी हुई है, दिस प्रोसेस रिजल्ट्स इनटू द कन्वर्सन ऑफ द नोट्स इनटू ग्रेनुलर्स और द स्फीरोइडाल फॉर्म ऑफ द कार्बन। मतलब अपन ने माइक्रोस्ट्रक्चर देखा था, याद हो तो अपन ने माइक्रोस्ट्रक्चर कुछ ऐसा देखा था, माइक्रोस्ट्रक्चर कुछ ऐसा देखा था अपन ने, वो मैं अच्छे से आपको डायग्राम आपको बाद में दिखाऊंगा, कल दिखा लूंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी एक्चुअली क्या है, अपन ने माइक्रोस्ट्रक्चर आयरन कार्बन डायग्राम में ऐसे देखे हैं। ये तो जब प्योर आयरन हो, और ये कब होता है आपका? ये कब होता है? पट्टी कब बनती है? याद ही नहीं होगा किसी को। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है परलाइट। भूल गए? परलाइट का माइक्रोस्ट्रक्चर कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, ठीक है ना? तो यस माइक्रोस्ट्रक्चर परलाइट का ऐसा दिखता है। तो अब अगर परलाइट से परलाइट से कन्वर्सेशन होगा, अगर अपन परलाइट है हमारे पास, मटेरियल परलाइट है, तो अगर अपन स्पीरियोडाइजिंग एनियलिंग करेंगे तो आपको माइक्रोस्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। ये कन्वर्ट हो जाता है, इसमें जो कार्बन है वो कार्बन ऐसे आपके स्फीयर शेप के हो जाते हैं, ऐसे ऐसा दिखने लगता है। ये क्या पोर्शन होगा? ये जो रेड कर रहा हूँ, ये हेज कर रहा हूँ, ये पोर्शन क्या कहलाएगा? ये कार्बन प्रेजेंट इन द मटेरियल। ठीक है, जैसे कि अपन ये कह सकते हैं, ये आपका कहलाएगा Fe3C। आयरन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये Fe3C बनाएगा, और ये क्या हो जाएगा? प्योर आयरन। ये क्या हो जाएगा? प्योर आयरन, Fe। ठीक है, एक्चुअल डायग्राम मैं नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा इसकी, ठीक है ना? तो conversion of the microstructure from this to this is called the periodizing annealing। जब स्पीरियोडाइजिंग एनियलिंग करेंगे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, तो आपको इस माइक्रोस्ट्रक्चर से आपको, जब आफ्टर हीट ट्रीटमेंट देखेंगे माइक्रोस्ट्रक्चर, तो आपको माइक्रोस्ट्रक्चर ऐसा दिखता है। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है, दिस प्रोसेस रिजल्ट इनटू द कन्वर्जन ऑफ द नोट्स इनटू द ग्रेन्यूल, या फिर इसको अपन कह सकते हैं स्पीरियोडाइजल फॉर्म ऑफ द कार्बन। ठीक है, दिस प्रोसेस इंप्रूव्स द मशीनबिलिटी ऑफ द मीडियम टू हाई कार्बन स्टील। जब भाई हाई कार्बन स्टील जो होता है वो बहुत ब्रिटल मटेरियल होता है। एक्चुअली हाई कार्बन स्टील, जितना ज्यादा कार्बन होगा प्रेजेंट मटेरियल में, उतनी ब्रिटलनेस ज्यादा होगी मटेरियल में, और जितनी ब्रिटलनेस ज्यादा होगी उतनी कम मशीनबिलिटी होती है। तो मशीनबिलिटी, तो फिर वो यहाँ पे मशीनबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपको मटेरियल पहले तो डक्टाइल होना चाहिए। तो ये क्या करता है, मीडियम टू हाई कार्बन स्टील जो होता है उसमें कार्बन परसेंटेज ज्यादा रहता है, तो उसकी मशीनबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए अपन क्या करते हैं, स्पीरियोडाइजिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं। ठीक है, और ये कैसे होता है देखिए, दिस इज डन बाय हीटिंग द स्टील बिटवीन, यहाँ पे इन्होंने लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और हायर क्रिटिकल टेम्परेचर का यूज नहीं किया है, यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली टेम्परेचर बता दिया है। हीटिंग द स्टील बिटवीन 680 डिग्री सेल्सियस टू 727 डिग्री सेल्सियस। वैसे है तो ये 727 डिग्री सेल्सियस क्या है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। तो 727 से मतलब लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम ही टेम्परेचर पे अपन सेट कर रहे हैं इसको, तो अपन कह सकते हैं स्पिराइडाइजिंग इनियलिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे अपन करते हैं हीट ट्रीटमेंट। ठीक है, कह सकते हैं फॉर हाइपोयूटेक्टोइड एंड हाइपरयूटेक्टोइड, दैट इज द, देखिए लिखा भी है मैंने, दैट इज द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, देन होल्डिंग इट फॉर द सफिशिएंट टाइम, इसको भी अपन को बहुत टाइम तक रखना पड़ता है।
जब स्फीयराइजिंग एनियलिंग कन्वर्ट करने में भैया इस पट्टी को स्फीयर में कन्वर्ट होने में टाइम तो लगेगा ना, टाइम लगेगा कि नहीं, इसीलिए इसीलिए इसको सफिशिएंट टाइम तक रखा जाता है। जैसे जितना टाइम अपन फुल एनियलिंग में लगाएंगे उतना ही सेम टाइम अपन को यहाँ पे स्पीडाइजिंग एनियलिंग में लगाएंगे, टू कंपेयर एज कंपेयर टू, देखा भी है मैंने, एज कंपेयर टू द प्रोसेस एनियलिंग। मतलब प्रोसेस एनियलिंग में जितना टाइम लगा रहे हैं उससे ज्यादा टाइम अपन टाइम रखते हैं किसमें, स्पीडाइजिंग एनियलिंग में। कहाँ पे रखेंगे, फर्नेस में रखेंगे। और कूलिंग कूलिंग मीडिया सेम है, देखिए, कूल इट ग्रेजुअली इन द एयर। इसमें भी अपन एयर में ही कूलिंग कर रहे थे, इसमें भी एयर में ही कूलिंग कर रहे थे, और इसमें भी अपन एयर में कूलिंग करेंगे। ठीक है, ये आपकी प्रोसेस हो गई स्पीडाइजिंग एनियलिंग हीट ट्रीटमेंट। ठीक है, तीन तरह की बताई, एक तो फुल एनियलिंग, दूसरा प्रोसेस एनियलिंग, तीसरा आपका स्पीडाइजिंग एनियलिंग। फुल एनियलिंग में आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज इंप्रूव होती हुई मिलेंगी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव होती मिलेंगी। जैसे एग्जांपल, आपको मशीनबिलिटी इंप्रूव करना है, और इंटरनल स्ट्रेसेस को रिलीज करना है, और अगर आपकी मटेरियल की डक्टिलिटी को इम्प्रूव करना है, और और क्या है, और क्या है, और जो क्रिस्टल इम्परफेक्शन है, मटेरियल में इम्परफेक्शन आते हैं, उसको इसको रिमूव करना है, तो अपन फुल एनियलिंग प्रोसेस करते हैं। और अगर स्पेशल पर्पस के लिए अगर अपन को हीट ट्रीटमेंट यूज करना है, जैसे कि अगर सिर्फ इंटरनल स्ट्रेसेस को रिलीज करना है, तो अपन क्या करेंगे, प्रोसेस एनियलिंग का यूज करेंगे। और अगर सिर्फ मशीनबिलिटी को मटेरियल की मशीनबिलिटी को इम्प्रूव करना होगा, तो अपन क्या करेंगे, स्पीडाइजिंग एनियलिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। ठीक है, किसी को कोई डाउट, मेरा डाउट हो तो पूछिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं किसकी, नॉर्मलाइजिंग की। नॉर्मलाइजिंग भी क्या है, एक तरह का हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। नॉर्मलाइजिंग भी क्या है, ये भी एक तरह का हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। ये भी यूज किया जाता है फॉर रिमूविंग द इंटरनल स्ट्रेसेस, बट ऑल्सो इम्प्रूवमेंट ऑफ द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ये देखिए, इट इज डन to remove the internal stresses, for improvement of the mechanical properties, and for the eliminating the coarse grain structure। देखो क्या है, देखो यहाँ पे डिफरेंस देखिए, यहाँ पे क्या था, इंटरनल स्ट्रेसेस को रिमूव करने के लिए सिर्फ, पर यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव नहीं हो रही थी, तो उसके लिए फर्दर अपन को दूसरी प्रोसेस करनी पड़ती है। लिखा हुआ है, इट मेक इट रेडी फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटरनल स्ट्रेसेस तो रिमूव होते हैं, साथ साथ में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी इंप्रूव होती हुई मिलती हैं। और उसके साथ साथ ये देखिए, एलिमिनेटिंग द कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर। एक्चुअली क्रॉस ग्रेन स्ट्रक्चर जो होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर ऐसे दिखते हैं, कोर्स ग्रेन बड़े बड़े दिखते हैं, इनकी जो साइज रहती है बड़ी रहती है, उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, छोटे ग्रेन्स में, वो भी रेगुलर। ये भी रेगुलर साइज एंड शेप के हैं, ये भी रेगुलर साइज एंड शेप के होंगे। ठीक है, छोटे ग्रेन्स होंगे, जितना छोटे ग्रेन्स होते हैं उतनी मशीनबिलिटी मटेरियल की अच्छी रहती है। मतलब आप कोई भी प्रोसेस प्रोडक्ट तैयार करना हो, आपको कोई भी प्रोडक्ट तैयार करना हो मटेरियल में, तो वो आप बड़ी आसानी से प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। फाइन ग्रेन्स है, ये हो जाएंगे आपके फाइन ग्रेन्स, ये हो जाएंगे आपके कोर्स ग्रेन्स। ठीक है, तो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज इंप्रूव होती हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होती है, इसमें स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होती है, मशीनबिलिटी भी इंप्रूव होती है, मशीनबिलिटी भी इंप्रूव होती है। और तीसरा, मेन एक्चुअली क्या, स्ट्रेंथ बढ़ती है तो साथ साथ इसमें मटेरियल में डक्टिलिटी कांस्टेंट रहता है, डक्टिलिटी कांस्टेंट रहता है। डक्टिलिटी क्या रहता है, कांस्टेंट, मतलब डक्टिलिटी आपकी चेंज नहीं होती है। लिख नहीं पा रहा हूँ सही से बेटा, माउस से लिख रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में जरूर लिखें, है ना, कॉपी यूज कर रहे हैं तो वो मैं अगर आपसे शेयर करूंगा तो ये दिखेगा नहीं, अच्छे से समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। तो माउस का यूज कर रहा हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में जरूर लिखें, मैं इसलिए बोल भी रहा हूँ।
डक्टिलिटी कांस्टेंट मतलब क्या है, जो इस मटेरियल में डक्टिलिटी कांस्टेंट। वही इस मटेरियल में एक्चुअली में अपन क्या है, जब भी किसी भी मटेरियल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो फिर साथ साथ में उसकी डक्टिलिटी भी लूज हो जाती है, साथ में उसकी डक्टिलिटी भी लूज हो जाती है। तो यही एक स्पेशलिटी है नॉर्मलाइजिंग में, यही एक स्पेशलिटी है। स्ट्रेंथ तो इंक्रीज होती है, भले ही ज्यादा नहीं हो, इंक्रीज तो होती है, साथ साथ में डक्टिलिटी है लूज नहीं करता है, डक्टिलिटी कांस्टेंट रहता है। ठीक है, सिर्फ क्यों, क्योंकि वो कोर्स ग्रेन को कन्वर्ट करता है फाइन ग्रेन्स में। ठीक है, ये भी रेगुलर साइज एंड शेप के होते हैं, इक्वल साइज शेप के, ये भी रेगुलर साइज शेप के होते हैं, मतलब ऐसे ही रेगुलर साइज शेप नहीं रहता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज फ्रीक्वेंटली अप्लाइड एज अ फाइनल हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, लिखा है फाइनल हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मेक इट रेडी फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस। तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करनी है और दूसरा इंटरनल स्ट्रेसेस को रिलीव करना है, तो अपन प्रोसेस एनियलिंग करते हैं, प्रोसेस एनियलिंग करते हैं। और उसके साथ साथ फाइनल हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कौन सी करेंगे, नॉर्मलाइजिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। ठीक है, टू this process is frequently applied as a final heat treatment process to the products which are subjected to relatively high stresses. हो सकता है कि प्रोसेस एनियलिंग में पूरी तरह से स्ट्रेस रिलीव ना हो पाए, तो नॉर्मलाइजिंग अगर करेंगे तो पूरी तरह से वो स्ट्रेसेस रिलीव हो जाते हैं। अब इस प्रोसेस को कैसे करते हैं, देखिए नॉर्मलाइजिंग कैसा है, देखो इस डायग्राम में देखिए नॉर्मलाइजिंग, नॉर्मलाइजिंग रेंज देखिए लिखा हुआ, ये आपको रेंज मिलेगी एक तो हाइपोयूटेक्टोइड में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये, और हाइपर यूटेक्टोइड में ये, मतलब आपको अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, ये भी अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन है, ये भी अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन है, तो नॉर्मलाइजिंग आपको अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन के ऊपर ही दिखती है। ठीक है, नॉर्मलाइजिंग रेंज क्या होती है, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन के ऊपर ही होती है, फिर वो हाइपोयूटेक्टोइड हो चाहे वो हाइपर यूटेक्टोइड। तो हाइपोयूटेक्टोइड के लिए इस लाइन के ऊपर, ये वाली लाइन के ऊपर, और हाइपर यूटेक्टोइड के लिए ये वाली लाइन के ऊपर। ठीक है, और कितना 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर। जैसे कि अगर 1.6% कार्बन है आपका और आपको नॉर्मलाइजिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करनी है, तो आपको टेम्परेचर कितना होना चाहिए, पहले तो अपन इसको वर्टिकली लेके जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर अपन को टेम्परेचर देखना है इस पॉइंट पे अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, तो इसको हॉरिजॉन्टल लेके जाना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल लेके जाएंगे तो यहाँ पे पता चल रहा है 1050, 1050। तो आपको 1050 से ज्यादा, 1050 से लेके 1100 तक का टेम्परेचर सिलेक्ट करना है फॉर नॉर्मलाइजिंग हीट ट्रीटमेंट। तो अगर आप सैंपल दो चार सैंपल बना रहे हो, भाई कंपेयर भी तो करेंगे, आप एक कभी भी एक रीडिंग लेते हो क्या, चार पांच रीडिंग लेते हैं फिर एवरेज करते हैं। तो ऐसे ही मटेरियल में क्या किया जाता है, अलग अलग सैंपल बनाए जाते हैं, अलग अलग हीट ट्रीटमेंट होती है अलग अलग टेम्परेचर पे। तो अपन एक तो अपन ने ले लिया, 1060 ले लिया, फिर 1070 ले लिया, ऐसे ही तीसरा अपन ने 1080 ले लिया, तो 1090 ले लिया। ठीक है, और 1100 ले लिया, टोटल पांच ही सैंपल बन गए अलग अलग टेम्परेचर पे। और सारे टेम्परेचर में अपन ने क्या किया, नॉर्मलाइजिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस की है। अब इससे क्या पता चलेगा, इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने से क्या इफेक्ट हो रहा है मटेरियल में, ये आपको पता चलेगा जब अपन टेस्टिंग करेंगे, यूटीएम में करेंगे, हार्डनेस टेस्टिंग में करेंगे, सब में अलग अलग जगह पे टेस्टिंग करेंगे, तो पता चलेगा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। एक एक आपको सेट बना हुआ मिलेगा, सेट बना हुआ मिलता है कि 1060 पे इतना स्ट्रेंथ आ रही है, 1070 अगर अपन ने टेम्परेचर सेट किया है फॉर नॉर्मलाइजिंग तो इतना स्ट्रेंथ आ रही है। मान लो हो सकता है कि बड़ी हुई टेम्परेचर डिक्रीज होती हुई मिल रही है, तो अपन ये कह सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, द if we are doing the normalizing heat treatment process, the temperature of the temperature for the normalizing should be less for improving the strength of the material. ठीक है,
तो ऐसे एक एनालिसिस अपन ने कर ली, बिकॉज फ्रॉम 1060 टू 1100 डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर इज कीप ऑन डिक्रीजिंग। तो एक अपन ने एनालिसिस कर ली, ऐसे ही अपन ऐसे कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो इन this process the steel is heated 50 degree celsius above its upper critical temperature, ठीक है। फिर वो hypoeutectoid हो as well as hypereutectoid steel holding at this temperature for the short period of time। अब देखिए वर्ड कौन सा यूज हुआ, फॉर द शॉर्ट पीरियड। ये आपको आइडिया देने के लिए यू वर्ड लिखा जाता है। क्यों यहाँ पे एग्जैक्ट क्यों नहीं लिखा गया है कि 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए रखें। ये इसलिए नहीं रखें क्योंकि मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है, क्योंकि हर मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। हर मटेरियल का एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो वो आपको किस मटेरियल पे एनालिसिस करनी है, पहले तो मटेरियल सिलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद उसके बारे में अच्छे से पढ़ना पड़ता है, तभी अपन को आइडिया मिल पाता है कि अगर नॉर्मलाइजिंग करना है तो कितने घंटे के लिए अपन करेंगे। हो सकता है नॉर्मलाइज स्टील के लिए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम 2 घंटे का शॉर्ट है और 4 घंटे लॉन्ग पीरियड है। तो अपन 4 घंटे के लिए, और हो सकता है एल्यूमिनियम के लिए 1.5 घंटा भी लॉन्ग पीरियड है, तो आधा घंटा शॉर्ट पीरियड हो जाएगा उसके लिए। तो अपन को अलग अलग मटेरियल के लिए अपन को अलग से पूरी लिटरेचर सर्वे करना पड़ता है, तभी आइडिया मिल पाता है, ठीक है। तो होल्डिंग इट फॉर द एट दिस टेम्परेचर फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एनियलिंग से भी कम टाइम पे तक अपन को इसको रखना पड़ता है, ठीक है। देन कूलिंग इट इन द स्टिल एयर, मतलब इसको भी एयर में ही कूल किया जाता है, ठीक है। इसको एयर में ही कूल किया जाता है, ठीक है। कुछ चीजें कॉमन दिख रही हैं, कुछ चीजें अलग दिख रही हैं, जैसे कि यहाँ पे अपर क्रिटिकल टेम्परेचर हाइपोयूटेक्टोइड में भी है, हाइपर यूटेक्टोइड में अपर क्रिटिकल टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस आपको कॉमन दिख रहा है। और इसमें यहाँ पे कूलिंग इन द स्टिल एयर, ये भी आपको कॉमन दिख रहा है। बस यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे और दूसरा क्या है, होल्ड कितनी देर के लिए, तो थोड़े टाइम के लिए होल्ड करना होता है फर्नेस में इसको। अब ये क्या लिखा हुआ है, दिस प्रोसेस इज ग्रेजुअली अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द रोलिंग एंड कास्टिंग प्रोसेस टू इम्प्रूव द मैकेनिकल प्रॉपर्टी। जनरली ये नॉर्मलाइजिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कैसे क्यों कब अप्लाई की जाती है, जब आपका जो प्रोडक्ट तैयार हुआ है फिर वो रोलिंग प्रोसेस से तैयार हुआ हो या फिर कास्टिंग प्रोसेस से तैयार होता है। अगर कोई प्रोडक्ट, उसको इम्प्रूव मैकेनिकल प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए अपन नॉर्मलाइजिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं। रोलिंग एक टाइप का आपका फॉर्मिंग प्रोसेस होती है, और कास्टिंग तो नाम से ही कास्टिंग प्रोसेस होती है ना। तो अपन ये फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे रोलिंग, ये फॉर्मिंग फॉर्मिंग प्रोसेस एंड कास्टिंग प्रोसेस। तो फॉर्मिंग प्रोसेस अलग अलग टाइप की होती हैं, बल्क फॉर्मिंग प्रोसेस होता है, शीट फॉर्मिंग प्रोसेस होता है। तो रोलिंग जो आता है आपका बल्क फॉर्मिंग में आता है, रोलिंग प्रोसेस होती है आपका, ये वायर ड्राइंग ऑपरेशन होता है, ठीक है। बहुत सारे होते हैं, वो अपन फोर्थ सेमेस्टर में डिस्कस करेंगे। तो जो आपका प्रोडक्ट जो तैयार किया है फॉर बाय रोलिंग प्रोसेस या फिर कास्टिंग प्रोसेस, तो अगर उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करना है तो हम नॉर्मलाइजिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं। जनरली यही प्रोसेस यूज की जाती है, ठीक है। ऐ समझ में किसी को डाउट, अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है अभी। बेटा थ्योरेटिकल तो है, पर मैं कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा प्रैक्टिकली भी चीजें समझाएं, है ना। तो कोई भी डाउट हो आप लोगों को तो अभी भी पूछ सकते हो। अटेंडेंस ले रहा हूं मैं। दीपचंद, धैर्य, हेमंत, अंकित कहाँ गया, अंकित आया था ना, अंकित मेहर भी है। हेमंत के बाद जसवंत, कार्तिक, खुशीराम,
ललित, मनराज, रचित, शेख, सोनू, सुमित, विनोद, विश्वजीत, यही है। टोटल 15 हो गए। यस सर। अंकित मेहर था पर बार बार वो गायब हो जा रहा है, पता नहीं क्यों, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ दीपचंद, आपकी प्रेजेंट लगा दी है मैंने। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे दूसरी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर।